हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? मजे में हो सब? तो आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है जीओसी का डे 3, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्या होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, कैसी प्रोड्यूस होती है, किसको कहते हैं होमोलिटिक फिशन और किसको कहते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। ये सारी बातों के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले होमोलिटिक फिशन के बारे में। अब किसको कहते हैं होमोलिटिक फिशन? सबसे पहले ध्यान में रखना बच्चों, फिशन, मैं फैशन नहीं कह रहा हूँ, फिशन। फिशन मतलब क्या होती है? ब्रेकिंग। जब किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो हम उसको कहते हैं फिजन, और हम उसको फिशन भी कह सकते हैं। तो क्या है, जैसे आप सबने कल देखा था, ये हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करे बच्चों? शेयर। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसका नाम रखा था कोवैलेंट बॉन्ड। और कल हमने देखा था इस शेयर्ड पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी जो टेंडेंसी थी उसको हम कहते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कल के लेक्चर में हमने इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखी है। दोनों की कैसी है बच्चों? सेम, 2.1 2.1। इसलिए इन दोनों की इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कैसी होंगी? सेम। और इसीलिए क्या होगा, ओ जितने से ये खींचेगा उतने से वो खींचेगा। अब क्या होगा बच्चों? वो क्या होगा? समझौता होगा। बोला एक काम कर, एक इलेक्ट्रॉन तू ले जा, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले जाता हूं। और इस तरह इस हाइड्रोजन के पास आएगा एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास आया एक इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, ये पेयर दो इक्वल हिस्सों में क्या हो गई? बढ़ गई। जो चीज दो इक्वल हिस्सों में बढ़ती है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, है ना। और इसीलिए हम इसको कहेंगे, क्या है ये होमोलिटिकल फिशन? इट इज द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। जब क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर रहेंगी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाएगा, तो हम ऐसे फिशन को कहेंगे होमोलिटिक फिशन। तो दिस इज द होमोलिटिक फिशन। और इसके बाद जो स्पेसीज फॉर्म होती है इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। कौन से रेडिकल्स कहेंगे हम इसको? फ्री रेडिकल्स। और जनरली ये जो होमोलिटिक फिशन है ये कब होगा? ये तब होगा जब दो एटम कैसे हो? एग्जैक्टली सेम। या कभी कभी दो एटम डिफरेंट होते हैं जैसे कार्बन और सल्फर, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कैसी है बच्चों? सेम, तो भी कौन सा फिशन हो सकता है? होमोलिटिक फिशन। तो ध्यान में रखेंगे, ये है होमोलिटिक फिशन। उसके बाद जो फॉर्म होने वाली स्पेसीज है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है, हमने कल देखा था ये हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या करे थे बच्चों? शेयर। और शेयर करके उनके बीच में बॉन्ड बना था। अब बॉन्ड बनने के लिए देने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसने दिए थे? हाइड्रोजन और क्लोरीन। लेकिन हमने देखा था इस शेयर्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्लोरीन की टेंडेंसी है 3 और हाइड्रोजन की है 2.1। तो किसकी ज्यादा है बच्चों? क्लोरीन की। अब इस क्लोरीन ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन की पेयर को पहले ही अपने जाल में फंसा लिया। बोला टूटेंगे तो तू मेरे साथ चलना। और इसीलिए क्या हुआ, ये दोनों की जब इनके बीच का बॉन्ड टूटा तो ऑलरेडी कौन उसको अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रख रहा है? क्लोरीन। और इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है ये ज्यादा किसके तरफ जा रही है? क्लोरीन की तरफ जा रही है। और इसीलिए जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे? क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन ने क्या किया बच्चों? खुद के इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट किए, साथ में किसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? हाइड्रोजन के। तो क्लोरीन क्या कर रहा है? एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और हमारा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई एटम एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। और ये क्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव। और हाइड्रोजन ने क्या किया? ये दो में एक हाइड्रोजन का था, कौन लेके भाग गया? क्लोरीन। धोखा हुआ है, धोखा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। बेचारे का इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया। कौन ले गया? क्लोरीन। क्योंकि हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। भगवान ने उसको सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन दिया था? एक। बेचारा एक का दो करने के लिए किसके पास गया? क्लोरीन के साथ। ये क्लोरीन ने उसको क्या दिया? धोखा। दोनों लेके
भाग गया। कौन भाग गया? क्लोरीन। और इसीलिए बेचारा नन्हा सा हाइड्रोजन बेचारा रोते बैठेगा। वो रोना कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव। ध्यान में रखो बच्चों, 1 रुपया था, लेके भाग गया। अब ये हाइड्रोजन क्या हुआ बच्चों बताओ? गरीब हुआ कि अमीर हुआ? आप ही बताएंगे बच्चों। क्या हुआ 1 रुपए से? गरीब। गरीब को ही कहते हैं पुअर, और पुअर को ही कहते हैं डेफिशिएंट। हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों, पुअर को ही क्या कहते हैं? डेफिशिएंट। और कैसा है ना बच्चों, आप बचपन में जा रहे थे दुकान में, अब आपके मम्मी ने आपके पास दिया था 10 का कॉइन और बोला जा मार्केट से, दुकान से एक वो लेके आ, वो क्या बोलते हैं उसको, मिर्ची लेके आ। अब आप ना बचपन के बच्चे कैसा है, ऐसा हाथ में 1 रुपया पकड़ के ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे। अब आप लेके चले गए, अब क्या हुआ? फेंकते फेंकते 1 रुपये, वो 10 रुपए का कॉइन गिर गया। अब गिर गया तो क्या हो गया? अभी आपको तो बड़ी खुशी होगी, है ना, क्योंकि अभी घर पे जाके आपकी पूजा जो होने वाली है, तो खुशी होगी कि दुख होगा कि आंखों में क्या आ जाएगा? पानी आएगा कि नहीं आएगा? अब 10 के 10 का कॉइन गुम हो गया, तो देखो आपके पास से पैसा चला गया, तो दिखा आपकी आंखों में, आंखों से क्या आने लगा? पानी। ठीक है, उसी तरह इसके पास से कौन चला गया? इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके सिर पे दिखा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है? इसके पास से क्या गया? पैसा गया, रुपया गया। और इसीलिए ध्यान में रखना, पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि वो पुअर है या वो कैसा है? डेफिशिएंट। पुअर है या कैसा है? डेफिशिएंट है। ये कौन रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान में रखेंगे बच्चों। और निगेटिव चार्ज, इसके अपोजिट, आप रास्ते से जा रहे थे, आपको 10 का नोट मिला, तो अरे वाह 10 की नोट आपने ऐसे पकड़ी, तो आपके चेहरे पे क्या दिखी? स्माइल दिखी बच्चों। तो ये स्माइल इंडिकेट करती है कुछ तो भी मिला है, तो इसलिए ये स्माइल मतलब कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। अब 1 इलेक्ट्रॉन 10 रुपया लेने से वो इंसान क्या हो जाएगा? 10 रुपए से रीच हो जाएगा, और इसलिए ये निगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि क्या हो गया बच्चों? रीच हो गया। तो ध्यान में रखो, ये कौन सा रीच? इलेक्ट्रॉन रीच। और ये कौन सा? पुअर, इलेक्ट्रॉनिकली पुअर या इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। ये ग्रेट कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे। अगर किसी और लिख भी लेंगे अपने नोटबुक में, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो कैसा है? डेफिशिएंट है, पुअर है। और अगर किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन से कैसा है? रीच है, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रीच। और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? आयंस कहते हैं। इसको कैटायन कहते हैं, इसको एनायन कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ गए, एक को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, एक को बेचारे को एक भी नहीं मिला। इसी को कहते हैं कौन सा फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन। डिफरेंट, ध्यान में रखना, होमो सेम। वहां पे क्या हुआ? इसको और उसको दोनों को कैसे मिले? सेम सेम, इसीलिए उसका नाम रखा था होमोलिटिक फिशन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक को मिले 2 और एक को कुछ भी नहीं, और इसीलिए इसका नाम रखा डिफरेंट डिफरेंट मिले। उसको 2 मिले, उसको कुछ भी नहीं मिला, और इसीलिए इसका नाम रखा कौन सा फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन। तो व्हाट इज दिस हेटेरोलिटिक फिशन? डू यू अंडरस्टैंड? तो ये है बच्चों हेटेरोलिटिक फिशन। और इसमें कैसी ब्रेकिंग हुई? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुई। कौन से बॉन्ड की? कोवैलेंट बॉन्ड की। और इसीलिए मैं कहूंगा द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स इट्स कॉल्ड हेटेरोलिटिक फिशन। और हेटेरोलिटिक फिशन के बाद क्या प्रोड्यूस होंगे? आयंस, जिसमें एक रहेगा इलेक्ट्रॉन रिच और दूसरा रहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ गए बच्चों? तो ये हो गया अभी कौन सा फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन। अब इस हेटेरोलिटिक फिशन के बाद अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो अब इनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। क्या डिफरेंस है होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक में? अभी अभी हमने देखा कि क्या होता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग अगर होती है तो इट इज कॉल्ड व्हिच फिशन? होमोलिटिक फिशन। और अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के ऊपर जा रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फिशन। सेकेंडली हमने देखा होमोलिटिक फिशन में क्या प्रोड्यूस हुए? फ्री रेडिकल। और हेटेरोलिटिक में क्या प्रोड्यूस हुए? आयंस। और जनरली
ये होमोलिटिक कब होता है? जब बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में होता है, लेकिन जनरली हमेशा नहीं। ठीक है, उसके लिए भी मैं कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। तो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड अगर दो सेम एटम के बीच में है तो होमोलिटिक फिशन होता है। और कभी कभी दो डिफरेंट एटम के बीच में है लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम, जैसे कार्बन और सल्फर का था, तब भी कौन सा फिशन होता है? होमोलिटिक फिशन, खुद होके। लेकिन हेटेरोलिटिक कब होता है? जब दो एटम कैसे होते हैं? डिफरेंट, तब जनरली कौन सा फिशन होता है? हेटेरोलिटिक फिशन। तो ये हो गया बच्चों होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन के बारे में। अब इस होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन के बाद अब हम एक बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। हमारा कल का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था बच्चों कि इस दुनिया में हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल। क्या होना चाहता है बच्चों? स्टेबल। और अगर किसी को स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको खुद का क्या कंप्लीट करना पड़ता है? ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। कल के इसमें हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। समझो मेरे पास एक बॉन्ड है, यहाँ पे CCl बॉन्ड है, CCl या CH है, ये CH। अब ये CH है ना, और इसमें मैंने Cl2 डाल दिया। अब क्या है कि Cl2 डाल दिया। अब मुझे बताओ रिएक्शन कैसी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट है, लाइट की जो एनर्जी होती है, तो लाइट की जो एनर्जी होती है ना बच्चों, उस एनर्जी से इसके बीच का बॉन्ड टूटा। अब आप मुझे बताएंगे बच्चों ये दोनों क्या है? इस बॉन्ड को भी हमें डिसमिस करना है, तो क्या होगा? इस बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर लाइट गिरेगा। लाइट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सॉरी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? दो। दोनों एटम कैसे हैं रे बच्चों? सेम। अब दोनों एटम सेम होंगे, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इसी को हम कहते हैं कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। और होमोलिटिक फिशन में यहाँ पे बन गया Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। These are called free radical which are produced by which fission? होमोलिटिक फिशन। तो ये होमोलिटिक फिशन से यहाँ पे बन गए दो Cl फ्री रेडिकल। अब क्या होगा? इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है 2.1 और इसकी कितनी है? 2.5। अब एक्चुअली इसका कौन सा फिशन होना चाहिए? हेटेरोलिटिक फिशन। ठीक है, जैसे ये है बॉन्ड, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है रे बच्चों? कार्बन की। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाने चाहिए? कार्बन की तरफ। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। ये सब हाइड्रोजन जैसे के वैसे। अब दो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ ऊपर गए, नेगेटिव चार्ज मींस हमेशा ध्यान में रखना कितने इलेक्ट्रॉन? दो। उसमें एक उसका खुद का और एक दूसरे का। नेगेटिव चार्ज ध्यान में रखना हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ग्रेट कॉन्सेप्ट है। हमेशा रोज रोज काम गिरेंगे, लिख लेना है, जीसी करके लिखना है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है तो क्या है ग्रेट कॉन्सेप्ट? नेगेटिव चार्ज मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन। वन ऑफ इट्स ओन, एक उसका खुद का, एंड वन ऑफ अदर, एक दूसरे का। तो नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन, एक उसका खुद का और एक दूसरे का। दैट इज वन व्हिच इलेक्ट्रॉन? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज मींस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और है कितने टोटल इलेक्ट्रॉन? 2, एक उसका खुद का और एक दूसरे का। तो ये होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज के दोनों, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर गए, कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, और ये क्लोरीन का हो गया कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, और इसको हम कहते हैं अभी कौन सा रेडिकल? फ्री रेडिकल। अब मुझे बताओ ये हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अब इसने अपने मन की सुनी। अब इसने कौन सा फिशन करा? खुद का नेचर, हेटेरोलिटिक फिशन।
इसने खुद के मन की सुनी, इसने किया होमोलिटिक फिशन। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या इनके बीच में बॉन्ड बनेगा? ये पहले एक्सप्लेन करने के पहले मैं अपना थोड़ा सा बताता हूं। देखो बच्चों, हर एक इंसान का एक खुद का नेचर होता है। अब खुद का नेचर कैसा होता है? कोई कहता है कि यार मेरा नेचर बड़ा शांत है, मैं ना किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, ये मेरा नेचर है। एक्चुअली मेरे बारे में अगर बात की जाए तो मेरा नेचर बड़ा शांत है, मेरे को ना किसी को गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब क्या हो गया, मैं बैच ले रहा था और बैच में 2-4 बच्चे बैठे थे। अब मेरा नेचर है कि किसी को डांटना नहीं, कुछ नहीं। अब क्या हो गया, बच्चे बड़बड़ करने लग गए। अब मैंने उनको बोला, बच्चों कितने अच्छे हो आप, चलो शांत बैठो, ध्यान दो। अब बच्चे सुनने को तैयार नहीं, बच्चे थोड़ी देर शांत बैठे, फिर से बड़बड़ करने को लगे। अब अगर मैं मेरा नेचर जैसा था वैसा ही रखूं तो बच्चे सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा तू शांत बस्त कि तू का ना खाली, है ना? ऐसा जब बोलूंगा तो बच्चे खुद होके क्या होंगे? शांत, और पूरी बैच क्या हो जाएंगी? स्टेबल। अब बच्चे को, बैच को स्टेबल करने के लिए मुझे मेरा नेचर क्या करना पड़ा? चेंज। तो मेरा नेचर शांत नेचर है, एकदम कूल नेचर है, लेकिन बैच को स्टेबल करने के लिए मुझे मेरा नेचर क्या करना पड़ा? एंग्रीड करना पड़ा, टू बिकम स्टेबल। ठीक है, हर एक के केस में यही होता है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए मेरा नेचर अभी कौन सा हो गया? शांत हो गया कि एंग्रीड हो गया? तो मेरे पास तो दोनों नेचर है। ठीक है, शांत भी है और एंग्रीड भी है। तो कौन सा नेचर यूज करना है बच्चों? हमें हमारा कौन सा नेचर यूज करना है? हमें मेरा नेचर क्या रहेगा? ये ना शांत रहेगा हमेशा, ना ये एंग्रीड रहेगा। मेरा नेचर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? ये डिपेंड करता है मेरे साथ जो इंटरैक्ट करने वाला पीपल है वो कैसा है। वो अगर शांत है, अच्छा है, सिंसियर है, तो उसको मेरा सिंसियर नेचर, शांत नेचर दिखने को मिलेगा। और अगर वो बड़बड़ करता है तो उसे अच्छा नहीं है, तो मुझे उसको मेरा एंग्रीड नेचर देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा नेचर कैसा रहेगा वो मेरे पे नहीं डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सामने वाला हमारे साथ जो इंटरैक्ट कर रहा है उसका नेचर कैसा है। उसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे अगर इसने खुद का नेचर था इसका क्या करने का? हेटेरोलिटिक फिशन करने का था, इसने खुद का हेटेरोलिटिक फिशन किया। इसका नेचर था खुद का क्या करने का? होमोलिटिक फिशन, इसने खुद का होमोलिटिक फिशन किया। अब इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब बताओ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कल हमने देखा था ये 7 है। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास लेके जाएगा और बोलेगा तेरे मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर। इसके बाद देने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। तो क्या ये स्टेबल हो पाएगा? नहीं। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या ये स्टेबल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इसका एक नहीं, इसको अभी कितने चाहिए? 2। अगर ये Cl फ्री रेडिकल इसके पास गया और इसको बोला कि एक काम कर, क्या कर, इसका ऑलरेडी अभी क्या कंप्लीट हो चुका है? ऑक्टेट। ये 6 और ये 2 नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जाएगा और इसको बोलेगा भाई मेरे को दे दे एक इलेक्ट्रॉन, तेरा तो हो चुका है ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या ये देगा क्या? वो बोलेगा मैं क्या पागल हूं तेरे को इलेक्ट्रॉन देने के लिए? मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, मैंने दूंगा अभी, बराबर। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। सेकंडली ये बोलेगा चल ठीक है मेरे साथ शेयर कर एक इलेक्ट्रॉन, तो शेयर करेगा, बोलेगा मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मैं तेरे जैसा लालची नहीं हूं, मेरे को 8 ही चाहिए, ना 8 से ज्यादा ना 8 से कम। तो इसलिए ना वो शेयर करेगा। और इसीलिए अगर ये दोनों, जैसे मैंने अगर मेरा नेचर चेंज नहीं किया, बैच वैसे ही चलनी दी, तो क्या होगा? बैच शांत नहीं बैठेगी, सारे बच्चे स्टेबल नहीं होंगे। सारे बच्चों को स्टेबल करने के लिए मुझे मेरा नेचर चेंज करना पड़ा। उसी तरह यहाँ पे आने वाला अगर कौन है बच्चों? फ्री रेडिकल। तो इसको इसका नेचर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्या है? एक्चुअली इसका नेचर है क्या करने का? हेटेरोलिटिक फिशन। लेकिन इसको आने वाला फ्री रेडिकल है, तो इसको इसका नेचर चेंज करना पड़ेगा और हेटेरोलिटिक की जगह कौन सा फिशन करना पड़ेगा? होमोलिटिक फिशन। तो इसलिए हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे बच्चों, व्हेन इनकमिंग इज, और जो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो लिख लेना।
मैं भी लिखा के दे रहा हूं, सब एक कॉन्सेप्ट बुक करना, उसमें लिख लेना और रेगुलर बुक में भी लिखना। तो क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? व्हेन इनकमिंग इज फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? व्हेन इनकमिंग इज फ्री रेडिकल, FR मतलब फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल अंडरगो which fission? Molecule undergo homolytic fission. Molecule undergo homolytic fission. Molecule का कौन सा फिशन होगा बच्चों? होमोलिटिक फिशन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। जब आने वाला फ्री रेडिकल होगा तो मॉलिक्यूल का कौन सा फिशन होगा? होमोलिटिक फिशन। Though it has a tendency to undergo heterolytic fission, जरी त्याची हेटेरोलिटिक फिशन करण्याची टेंडन्सी असली तरी त्याचं कोणतं फिशन होईल? होमोलिटिक फिशन। कारण येणारा कोण आहे? फ्री रेडिकल। जर दोघांचं म्हणायचं केलं तर कोणीच स्टेबल होणार नाही, म्हणून उसको कौन सा फिशन करना पड़ेगा? होमोलिटिक फिशन। अभी देखो कितना इजी हो गया, ये इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? शेयर। और इसके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, अब इसके बीच में भी क्या बनेगा? बॉन्ड, और दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? स्टेबल। और इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, व्हेन इनकमिंग, ये ग्रेट कॉन्सेप्ट है, हमें साल भर यूज करना है बच्चों। क्या है ग्रेट कॉन्सेप्ट? व्हेन इनकमिंग इज फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन, दो it has tendency to undergo heterolytic, उसकी हेटेरोलिटिक करने की टेंडेंसी रही तब भी वो क्या करेगा? होमोलिटिक करेगा। समझ गए बच्चों? तो ध्यान में रखेंगे, though it has a tendency to undergo heterolytic fission, इसके अपोजिट जब क्या होगा? इनकमिंग क्या रहेंगे बच्चों? आयंस। When incoming is आयंस, तो मॉलिक्यूल अंडरगो हेटेरोलिटिक फिशन। कौन सा फिशन बच्चों? हेटेरोलिटिक फिशन। Though it has a tendency to undergo homolytic fission। ध्यान में रखना, अगर फ्री रेडिकल आए तो कौन सा फिशन? होमोलिटिक फिशन। और अगर आयन आए तो कौन सा फिशन? हेटेरोलिटिक फिशन। ये ग्रेट कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है बच्चा पार्टी। ठीक है, वंस मोर कोरा है, लिख लेना है बुक में, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट? व्हेन इनकमिंग इज फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन, व्हेन इनकमिंग इज आयन मॉलिक्यूल अंडरगो हेटेरोलिटिक फिशन, though it has a tendency to undergo homolytic fission। ये दो कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो दिस इज अबाउट द होमोलिटिक फिशन एंड दिस इज अबाउट द हेटेरोलिटिक फिशन। अब हमने देखा हेटेरोलिटिक फिशन में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों। हेटेरोलिटिक फिशन अगर हम देखेंगे तो हेटेरोलिटिक फिशन में क्या प्रोड्यूस हुए? आयंस। एक था पॉजिटिव चार्ज आयंस और दूसरा था निगेटिव चार्ज आयंस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का हमने ये एग्जांपल दिया था, निगेटिव का ये एक एग्जांपल दिया था। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है ना बच्चों, ये कैसा था? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था या क्यों इलेक्ट्रॉनिकली पुअर था हमने देखा है। और ये कैसा था? इलेक्ट्रॉन रिच था। अब क्या हो गया ना बच्चों, एक वर्ड आप हमेशा ध्यान में रखना, फाइल। फाइल मतलब होता है लविंग, फाइल मतलब होता है लविंग, और हम इसको कहते हैं अट्रैक्टिंग। फाइल मतलब होता है लविंग और अट्रैक्टिंग। अब क्या है ना बच्चों, हमें पता है एटम का जो सेंटर होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। तो अभी आप मुझे बताएंगे बच्चों एक बात, कि अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ अट्रैक्ट होता है? तो किसके तरफ अट्रैक्ट होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज के तरफ। निगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के तरफ।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पेसीज है वो किसके तरफ अट्रैक्ट होंगी? किसके तरफ अट्रैक्ट होंगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होंगी, इलेक्ट्रॉन के तरफ, इसलिए इसको कहा इलेक्ट्रो। और अट्रैक्ट होंगी इसलिए क्या कहेंगे? फाइल। और इसीलिए इसको कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रो अट्रैक्ट करने वाला है, इसलिए फाइल। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सेकंडली ये निगेटिव है तो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये कौन है बच्चों? पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहां पे है? न्यूक्लियस के तरफ है। तो निगेटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होगा। और इसीलिए हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो किसको कहेंगे? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब अट्रैक्टिंग। तो न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, इसीलिए हमने इसको कहा न्यूक्लियोफाइल। तो कितने हो गए बच्चों? दो। एक जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, वो कौन सा फाइल है? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज, वो कौन सा फाइल है? न्यूक्लियोफाइल। सेकंड जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली पुअर रहेंगे, डेफिशिएंट रहेंगे। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉनिकली कैसे रहेंगे? रिच। अब ऐसे कौन है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? हमने कल देखा था, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और यहाँ पे ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, और इसीलिए इस कार्बन का नाम है बच्चों कार्बोनिल कार्बन। अब हमें पता है, कल हमने देखी थी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन की कितनी है? 2.5। किसकी ज्यादा है बच्चों? ऑक्सीजन। और इसीलिए ये बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसीलिए ये है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और हमने कल देखा था पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में जो निगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के ऊपर होता है, और पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के ऊपर होता है। और इसीलिए इसके ऊपर आएगा निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। एक बॉन्ड की वजह से एक निगेटिव, तो दो बॉन्ड है इसलिए दो निगेटिव, और इसके ऊपर दो पॉजिटिव। और अभी हमने देखा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो कौन सा फाइल होता है? इलेक्ट्रोफाइल। और इसीलिए ये जो कार्बोनिल कार्बन है इट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन एंड दिस कार्बोनिल कार्बन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना बच्चा भारती, ठीक है? कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, और कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो सारे कौन से फाइल होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। अभी मैं बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-3, तो उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब बेचारा 3 का 6 करने के लिए अपने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, और एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन बेचारे ने 3-3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उसका क्या कंप्लीट नहीं हुआ? ऑक्टेट, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? सिर्फ 6। तो उसको और कितने चाहिए? 2 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और इसीलिए वो 2 मांगता है, कोई मुझे दे दो। क्या दे दो? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मांगने वाला कौन हो गया? डेफिशिएंट और पुअर। और इसीलिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और बीच फाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन कौन है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल? फर्स्ट जो कैसे है, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो कैसे है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तीसरा कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और
तीसरा कोन मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये सब होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगी, ठीक है, इसलिए सबको अच्छे से ध्यान में रखना। अब रीच कौन है? जिसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज, या जो निगेटिव चार्ज है वो होता है इलेक्ट्रॉन रीच। क्यों? हमने अभी देखा था। सेकेंडली, जिसके पास होती है कम से कम वन लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर जिनके पास होती है, एटलीस्ट वन लोन पेयर। लोन पेयर मतलब क्या? आउटर मोस्ट शेल में रहने वाली इलेक्ट्रॉन की पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर। एग्जाम्पल कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, शॉर्टकट में लिखते हैं 26। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो ये दोनों उसकी कौन हो गई बच्चों? लोन पेयर। उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके पास रहती है 1 लोन पेयर, और हेलोजन के पास रहती है 3 लोन पेयर। तो जिनके पास कम से कम 1 लोन पेयर है वो क्या करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत गिरी उनको वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इसीलिए वो कैसे होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन रीच। तीसरा, जनरली एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अभी वो 2 बॉन्ड में कल हमने देखा था, एक कौन सा होता है? सिग्मा और एक पाई। और ध्यान में रखना, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है और पाई कैसा होता है? वीक। और इसीलिए क्या होता है, वो अपना पाई बॉन्ड तोड़ के किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देता है। और इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रीच। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रीच में आपको ये 4 बातें ध्यान में रखना है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में भी ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कौन कौन है बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है रीच? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, या जिसके पास लोन पेयर, या जिसका पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रीच। और उन्हीं को हम कहते हैं कौन से फाइल? न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, या जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉनिकली पुअर, या जिसके पास है कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखना, चोरों को अगर अटैक करना है तो कहाँ अटैक करेंगे? गरीब के घर की बहुत ज्यादा रीच है, या एक आधे बैंक में अटैक करेंगे, तो कहाँ अटैक करेंगे बच्चों? बैंक में अटैक करेंगे। तो अगर वो बैंक में अटैक करेंगे तो बैंक कैसी होती है बच्चों? रीच होती है ना, तो इसलिए चोर वहां पे अटैक करते हैं। तो जो डेफिशिएंट होते हैं, तो डेफिशिएंट कहाँ अटैक करते हैं? रीच सेंटर पे। और रीच, और इसीलिए हम क्या करेंगे, जो डेफिशिएंट होते हैं वो कहाँ अटैक करेंगे? रीच सेंटर पे। कहाँ अटैक करेंगे? रीच सेंटर पे। तो आप ध्यान में रखो, हमेशा के लिए ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन रीच जो होते हैं, कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन रीच जो होते हैं वो हमेशा अटैक कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करते हैं। राइट डाउन दिस ग्रेट कॉन्सेप्ट बच्चों, इलेक्ट्रॉन रीच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अभी ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट ही है जो आपको प्रिपरेशन बहुत खतरनाक करवाएंगे। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा मैटर कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत एक नॉर्मल तरीका है, इतना सारा लिखो, इतना सारा ये करो, उतना सारा ये करो। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, आप ना जैसी भीड़ कर रही है ना, वैसा काम अगर आप करेंगे तो आप भीड़ में ही रह जाएंगे। तो अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ स्पेशल करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको भीड़ से बाहर निकलना पड़ेगा, और भीड़ से बाहर निकल के पागल होके काम करना पड़ेगा बच्चों, पागल होके, समझ गए? तो अगर आप भीड़ के जैसा काम करेंगे तो नहीं होगा, आपको पागल होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दुनिया जिसने बदली है वो सारे लोग पागल थे। ठीक है, और क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं उनको स्कूल से ही निकाल दिया गया था। तो आपको स्कूल से मत छोड़ो, लेकिन आपको थोड़ा हट के पागल होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर भरे लोग ही इतिहास लिखते हैं, सिर फिरे लोग ही इतिहास लिखते हैं। समझदार तो
समझदार लोग तो केवल उनके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान में रखना, सिर फिरे लोग ही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो उनके बारे में पढ़ते हैं। और इसलिए आपको थोड़ा पागल होके काम करना पड़ेगा, हटके काम करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को अच्छे से ट्रेन करके काम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, सिर फिरे लोग ही इतिहास लिखते हैं, समझदार तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा हटके काम करना है। तो ये हटके काम करने का तरीका मैंने बताया है। क्या तरीका है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इतने से कॉन्सेप्ट है और इतने से कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से क्या करना है, आपको पूरी रिवीजन करनी है, पूरी प्रैक्टिस करनी है। हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। जब आप इतने कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए लर्न रखेंगे, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हेड आ जाएगा। क्या है? और इसके लिए देखो, नॉर्मल लोग तो पूरी हर एक रिएक्शन रटते, हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म रटते। हमें वो रटने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कितना करना है, इतने कॉन्सेप्ट, कौन है इलेक्ट्रोफाइल, कौन है न्यूक्लियोफाइल, कौन रिच है, कौन डेफिशिएंट है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है? जो मराठीमध्ये आपण जर म्हटलं गर्दी जो है ना बच्चों, तो गर्दी में आप गर्दी में रहेंगे, लोगों में रहेंगे, लोग जैसा काम कर रहे हैं वैसा करेंगे, तो क्या होगा बच्चों? गर्दी में रह के आपको थोड़ा अच्छा तो लगेगा, हिम्मत तो मिलेगी, चल भाई ये भी है अपने साथ, ये भी है अपने साथ, वो भी है, ये भी है, ये हिम्मत तो आपको मिलेगी। लेकिन क्या होगा, आपको आपकी पहचान नहीं मिलेगी। आप टॉपर बन गए, ऐसी कोई पहचान आपको नहीं मिलेगी। आपको अगर गर्दी से बाहर निकल के अपनी खुद की पहचान बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गर्दीतून तुम्हाला बाहेर यावं लागेल। ठीक है? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जर तुम्हाला जीवनात काहीतरी करायचं आहे, काहीतरी मोठं करायचं आहे, तो सर्वात पहिले जे काय करायचं आहे ते गर्दीतून बाहेर निघून करा। जे काही करायचं आहे ते गर्दीतून बाहेर निघून करा। कारण गर्दी तुम्हाला फक्त हौसला देऊ शकते, गर्दी तुम्हाला फक्त हिम्मत देऊ शकते। पण जर तुम्ही सेपरेट बाहेर निघाले तर ते तुम्हाला एक स्पेशल ओळख देऊ शकेल, गर्दी तुम्हाला ओळख देऊ शकणार नाही। ठीक आहे? तो लक्षात ठेवा, जे काही करायचं आहे ते गर्दीतून बाहेर येऊन करा। कारण गर्दी तुम्हाला फक्त हिम्मत देऊ शकेल, परंतु तुम्हाला एक ओळख देऊ शकणार नाही। ठीक आहे? तो लक्षात ठेवायचा बेटा सर्वांना, हे कॉन्सेप्ट लर्न करायचे आहे आणि या कॉन्सेप्ट वर अपन 1000 पेक्षा जास्त रिएक्शन सॉल्व करना है। तो आज के लिए हम इतना ही ध्यान में रखेंगे। लास्ट का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। चलो बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक बात ध्यान में रखना, सारे कॉन्सेप्ट आपको ओरली लर्न करने हैं, कॉन्सेप्ट और ग्रेट कॉन्सेप्ट। चलो बाय बाय टू ऑल। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।